हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब मैं अनअकैडमी पे भी आ चुका हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो हेमंत कुमार मिश्रा सर्च कर लेना, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नहीं ऐप है तो कोई बात नहीं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके अंदर कोर्स का लिंक होगा। उस कोर्स पे आप क्लिक करो। ठीक है, मेरी क्लास में आप पहुँच जाओगे। वहाँ पे इनरोल या नोटिफाई मी होगा, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, STUDY19। STUDY19 जो है मेरा कोड है, और आपको सभी क्लास फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो। तो आप एक बार जाके चेक जरूर करना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी नहीं, क्लास के बाद जाना। ठीक है, चलो चलो क्लास। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक पाए जाते हैं? दोस्तों वो उर्वरक है कंपोस्ट। जी हाँ दोस्तों, कंपोस्ट का अपने उच्च गुणवत्ता के कारण प्रमुख उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें फसलों के आवश्यक सभी जो पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंपोस्ट। नेक्स्ट, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो दोस्तों वह है ठंड और शुष्क स्थिति, यानी कि कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, बीजों को संरक्षित रखने के लिए उपयुक्त जो वातावरणीय दशा है वो कोल्ड और ड्राई कंडीशन है, क्योंकि इस स्थिति में हम बीज को अंकुरित होने से, सड़ने से या फिर नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ठंड और शुष्क स्थिति। नेक्स्ट, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है उभय लिंगाश्रयी। जी हाँ दोस्तों, इसे हम मोनोसियस कहलाता है या मोनोसियस कहते हैं, यानी कि नर्म पुष्प और मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप मोनोसियस कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उभय लिंगाश्रयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में नर लैंगिक अंग है। तो दोस्तों पुष्प में नर लैंगिक अंग कहलाता है पुंकेसर। जी हाँ दोस्तों, जो पुष्प होता है वो पौधों का जनन अंग होता है, और इसमें वायदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। दोस्तों एक पुमंग में एक या एक से अधिक जो है कि पुंकेसर पाए जाते हैं, और यही पुंकेसर मेल सेक्स ऑर्गन है पौधों का। तो पुष्प में नर लैंगिक अंग होता है पुंकेसर। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों पौधे के किस भाग को, तो यानी कि पुंकेसर को, पौधों के पुष्प में धागे जैसे महीन भाग को ही केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण और सबसे कीमती मसाला है। जो केसर है वो क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हो जाएगा पुंकेसर। नेक्स्ट, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो दोस्तों वो है हमारा नेफेंथीज। जी हाँ दोस्तों, नेफेंथीज जिसे हम घटपड़ी या फिर पीचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसकी जो पत्तियां होती हैं वो घड़े के आकार की होती हैं, और जब कीट उस पर बैठते हैं तो वो तुरंत बंद हो जाती हैं, यानी कि वो कीट को जकड़ लेती हैं। तो कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, तो वो हो जाएगा नेफेंथीज, और पत्तियों का आकार घड़े के समान होने के कारण ही हम इसे पीचर प्लांट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो दोस्तों वो है हमारा स्थलीय। जी हाँ दोस्तों, ग्रासलैंड किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऐसा विस्तृत क्षेत्र जहाँ दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले हुए हों, ग्रासलैंड कहलाता है। और दोस्तों ये स्थलीय इको प्रणाली में शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थलीय। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बीमारी स्मॉग से नहीं होती है? दोस्तों वो बीमारी है गले का कैंसर। जी हाँ दोस्तों, गले का जो कैंसर है वो स्मॉग से नहीं होता। बाकी जो अन्य बीमारियां हैं जैसे अस्थमा हो गया, एम्फीसेमा हो गया, सांस लेने में समस्या हो गई, ये सारी बीमारियां स्मॉग से होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गले का कैंसर। नेक्स्ट, मीनामाता रोग किस कारण से हुआ था या फिर होता है?
तो दोस्तों वो हो जाएगा पारा, यानी कि पारे की वजह से ही मिनीमाता रोग होता है। दोस्तों सबसे पहले जापान के जो समुद्र तट है वहाँ पे एक शहर है मिनीमाता शहर, और यहीं पर 1956 में पारे के प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग फैल गया था। तो मिनीमाता रोग, तभी से इसको मिनीमाता रोग के नाम से जानते हैं। तो मिनीमाता रोग फैलता है पारे से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें निहित होती है? दोस्तों वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, ट्रॉपिकल रीजन में अधिकतम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। दोस्तों इस क्षेत्र में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाले वनों का विकास होता है। तो राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है? तो दोस्तों वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा वृद्धि होती है। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी जो सांद्रता है वो अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है बेंगलुरु में। जी हाँ दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यानी कि सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज बेंगलोर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है देहरादून में। जी हाँ दोस्तों, देहरादून जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो भारतीय वानिकी संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और दोस्तों यह भारत में वानिकी शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? दोस्तों वो वृक्ष हैं पर्णपाती वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, पर्णपाती वृक्ष कहलाते क्या? जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें हम पर्णपाती वृक्ष कहते हैं। और दोस्तों सामान्यतः शुष्क मौसम के प्रारंभ होने पर या शुरुआत होने पर ये ऐसा करते हैं। दोस्तों साल, चंदन, शीशम, आम, पलाश और बेल इत्यादि ये पर्णपाती वृक्षों के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो दोस्तों वो हो जाएगा सौर ऊर्जा का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, सौर ऊर्जा के प्रयोग में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, जबकि रबड़ के जलने में, पेट्रोल के जलने में, इन सारों के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न होते हैं जो कि प्रदूषण के कारक हैं। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करने में प्रदूषण नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसॉल फुहार में किया जाता है? तो दोस्तों वो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसॉल फुहार में किया जाता है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तत्वों से मिलकर बना होता है। और दोस्तों यह मुख्य रूप से एक वायु प्रदूषक है जिसके कारण ओजोन परत का क्षय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो कहलाता है ताप प्रदूषण यानी कि थर्मल पॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, यह न्यूक्लियर तथा अन्य स्रोतों से उत्पन्न होता है जिसका विभिन्न जीवों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा? झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को हम ताप प्रदूषण यानी कि थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग
अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो दोस्तों वो होता है क्लोरेला का। जी हाँ दोस्तों, क्लोरेला नामक शैवाल का जो प्रयोग है अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है और यह भोजन का एक महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है। दोस्तों यह एकल कोशिका वाला हरित शैवाल है जो क्लोरोफाइल संघ से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं वो वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव गैस में निम्न में से कौन सी गैस मौजूद होती है? तो दोस्तों जैव गैस में मौजूद होता है मीथेन। बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? दोस्तों इस योजना का नाम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। जी हाँ दोस्तों, बीपीएल श्रेणी से संबंधित जितने भी बुजुर्ग या फिर कह सकते हैं वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भौतिक सहायता और असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। दोस्तों अगर इसके हम शुरुआत की बात करें तो जिसका शुभारंभ है वो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से, आंध्र प्रदेश में एक जगह है नेल्लोर, यहीं से इसको शुरू किया गया था। और कब? तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। शुरुआत कहाँ पे हुआ? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। और कब? तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक की मुद्रा ऋण प्रदान करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10 लाख। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख रुपए तक के मुद्रा के ऋण को प्रदान करता है। दोस्तों अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब? तो वो हो जाएगा 8 अप्रैल 2015 को। और दोस्तों अगर जगह पूछे कहाँ से, तो इसकी शुरुआत हुई थी नई दिल्ली से। तो शुरुआत हुई थी नई दिल्ली में किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और कब? तो वो हो जाएगा 8 अप्रैल 2015 को। और कितने तक इसमें हो? तो दोस्तों इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। जिसमें शिशु के अंतर्गत हम 50,000 तक के लोन ले सकते हैं, किशोर के अंतर्गत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने तक की मुद्रा ऋण प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा हमारा 10 लाख तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। डैश योजना, कौन सी योजना केंद्र सरकार के द्वारा बिहार राज्य में प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य डाक सेवाओं के माध्यम से साफ गंगा जल को घरेलू क्षेत्रों तक पहुंचाना है? दोस्तों इस योजना का नाम क्या है? तो ये योजना है गंगा जल डिलीवरी योजना। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल डिलीवरी जो योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार राज्य में शुरू किया गया। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य डाक सेवाओं के माध्यम से जो हमारी स्वच्छ गंगा जल है इसको घरेलू क्षेत्रों तक पहुंचाना है। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था जुलाई 2016 में। तो नाम क्या है इसका? तो गंगा जल डिलीवरी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का जो क्रियान्वयन है वो कौन करेगा या फिर किसके द्वारा किया जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। जी हाँ दोस्तों, 2017-18 के दौरान जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है इसको भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत LIC जो है 10 साल की अवधि के लिए 8% का गारंटी जो है रिटर्न अदा करेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? यानी PMSBY किसके लिए स्टैंड करता है? तो दोस्तों इसका होगा प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका फुल फॉर्म होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी?
तो ये 9 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ से, तो वो हो जाएगा हमारा कोलकाता से। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसकी शुरुआत 9 मई 2016 को कहाँ से, तो वो हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना को 2015 में APY द्वारा बदल दिया गया था? दोस्तों APY क्या है पहले, तो APY जो है अटल पेंशन योजना। APY का मतलब क्या हुआ, अटल पेंशन योजना। और इसको किससे बदला गया, तो वो हो जाएगा हमारा स्वावलंबन योजना। जी हाँ दोस्तों, स्वावलंबन योजना को ही सरकार ने 2010-11 में शुरू किया था, जिसको 2015 में 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना के तहत क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वावलंबन योजना, यानी स्वावलंबन योजना के जगह पे आया APY अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY का प्रधान उद्देश्य क्या है? दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो मेन उद्देश्य है वो BPL परिवारों को LPG का कनेक्शन देना है, यानी गरीब परिवारों में गैस कनेक्शन को पहुंचाना, यही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों अगर इसकी हम बात करें तो जो इसकी शुरुआत थी वो 1 मई 2016 को की गई। और इसमें 5 करोड़ जो गरीब परिवार हैं, जो इसके गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनको फ्री में गैस कनेक्शन मुहैया कराने की योजना बनाई गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय MOP द्वारा चलाए गए बचत लैंप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों विद्युत मंत्रालय के द्वारा जो बचत लैंप योजना चलाई गई थी उसका जो मेन उद्देश्य था CFL के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, CFL को वितरण करना, और जो विद्युत में हमारी खपत होती है यानी कि ऊर्जा की खपत में कमी लाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सभी विकल्प। CFL के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, CFL का वितरण करना और विद्युत खपत में कमी लाना। नेक्स्ट, उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के अंतर्गत श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में जो क्षेत्रीय हवाई सेवाएं हैं कितने रुपए प्रति घंटे में उपलब्ध कराई जाएंगी? दोस्तों हमारी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि उड़ान योजना, जिसमें हवाई यात्रा को सस्ता बनाने का जो एक प्रयास किया गया है। तो इसमें जो है 2500, यानी कि 1 घंटे की जो यात्रा है उसके लिए मिनिमम आपको 2500 रुपये जो है कि भुगतान करना पड़ेगा, यानी 2500 रुपये प्रति घंटे में आपको हवाई जो है कि यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2500 रुपये प्रति घंटे। नेक्स्ट, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? दोस्तों एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एडम स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, एडम स्मिथ, ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। और अगर हम इसके प्रकाशन है, इसके प्रकाशन की बात करें तो सबसे पहले जो इसका प्रकाशन था वो 1776 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। नेक्स्ट, रिकार्डो के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है? दोस्तों जो रिकार्डो का लगान सिद्धांत है इसमें पूर्णाधिकार के बाजार का जो है कि सिद्धांत है, यानी पूर्णाधिकार बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है। दोस्तों सबसे पहले रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है तो इसका मतलब क्या है, तो लगान जो है भूमि उपज का वह भाग है जो भूमि के मालिक को भूमि को यूज करने के लिए दिया जाता है। यानी अगर किसी का ज़मीन है तो हम अगर उस पर खेती करते हैं या फिर कोई भी उसका यूज करते हैं तो इसके एवज में हम उसको कुछ पैसे देते हैं और यही कहलाता है हमारा लगान। और दोस्तों जो रिकार्डो का लगान सिद्धांत है यह पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? दोस्तों जो लाभ का गतिशील सिद्धांत था यानी डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसके जो प्रस्तावक थे वो थे क्लार्क। जी हाँ दोस्तों, इनके अगर पूरा नाम बात करें तो वो था JB क्लार्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को
क्या कहा जाता है? दोस्तों उत्पादन गुणक का जो न्यूनतम भुगतान है वो कहलाता है मजदूरी। जी हाँ दोस्तों, वेजेज ही हमारा कहलाता है उत्पादन गुणक का न्यूनतम भुगतान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मूल्यवर्धित कर। दोस्तों जो मूल्यवर्धित कर है ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? दोस्तों ये जो लागू हुआ था सबसे पहले, ये लागू किया गया था फ्रांस में। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल 1954 को जो मॉरिस लॉरे थे, इन्हीं के द्वारा फ्रांस में लागू किया गया था सबसे पहले। मूल्यवर्धित कर क्या है? तो ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट। वैट को कहते हैं हम मूल्यवर्धित कर। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो हो जाएगा फ्रांस में। दोस्तों अगर भारत के संदर्भ में बात करें कि इंडिया में सबसे पहले कब आया, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। यानी सबसे पहले इंडिया में जो वैट लगा था वो 2005 में लगा हुआ था। और सबसे फर्स्ट स्टेट जो था, जो सबसे पहला स्टेट था भारत में वैट को लागू करने वाला, वो था हमारा हरियाणा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे पहले कौन से स्टेट में जो है कि वैट को लागू किया गया, तो वो हो जाएगा हमारा हरियाणा। कब? तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जो काफ़ी चर्चा में रहा बीच में, जीएसटी। जीएसटी क्या है? दोस्तों जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम वस्तु और सेवा कर के नाम से भी जानते हैं। और ये जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो ये हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। और ये क्या है? तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। तो ये क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों जो हमारी अचल संपत्ति होती है वो टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आती है, यानी तृतीय क्षेत्र। दोस्तों टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं, इसी के अंतर्गत आता है हमारी अचल संपत्ति। दोस्तों अगर इसकी हम बात करें तो इसमें व्यापार, यातायात, संप्रेषण, अचल संपत्ति, पर्यटन, सत्कार, संस्कृति, मनोरंजन, बाकी लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, जितने भी ये आते हैं ये सारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो अचल संपत्ति हमारा पूछ रखा, तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र में यानी कि टर्शियरी सेक्टर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में इनमें से कौन सा शामिल होगा? अगर भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता की जाती है, किसी बच्चे को जेब की खर्च दी जाती है, लॉटरी का कोई पुरस्कार जीता जाता है, या फिर नए मकान का निर्माण किया जाता है। दोस्तों नए मकान का जो निर्माण होगा ये नेशनल इनकम में जो है कि शामिल होगा, या फिर इसको जोड़ा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नए मकान का निर्माण। जहाँ दोस्तों जब मकान अगर हम बनाते हैं और मकान को किराए के रूप में हम देते हैं, तो ये इसका क्या होगा? एक इनकम का ये फैक्टर होगा, यानी ये इनकम को जो है कि इनकम का सोर्स होगा। तो ये क्या होगा? हमारे राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? नए मकान का निर्माण करना। नेक्स्ट, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो? दोस्तों जब कुल आय कुल लागत के बराबर होती है तो ऐसी स्थिति को हम संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। जहाँ दोस्तों संतुलन स्तर बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट, वह बिंदु जब कुल आय और कुल लागत क्या हो? बराबर हो, तो वो कहलाता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि संतुलन स्तर बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? यानी दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? दोस्तों दुर्लभ मुद्रा यानी कि जिसको हम हार्ड करेंसी के नाम से जानते हैं, यह एक इंटरनेशनल करेंसी होती है और यह काफ़ी भरोसेमंद करेंसी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि होती है। और दोस्तों प्रत्येक जो देश है, प्रत्येक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो हार्ड करेंसी की डिमांड करता है। और दोस्तों इसका जो व्यापार होता है वो वर्ल्ड लेवल पे होता है, यानी कि वैश्विक स्तर पे इसकी जो है कि व्यापार होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्लभ मुद्रा क्या होगा? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। हार्ड करेंसी काफ़ी ईजिली जो है कि अवेलेबल नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है?
दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वो CSO के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यानी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को दी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CSO। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।